हे गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हैं तटीय मैदान, चैप्टर नंबर 11 तटीय मैदान। इसके पहले हमने पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को कवर कर लिया है और आज हम पढ़ने वाले तटीय मैदान। तो तटीय मैदान होते क्या हैं? जो समुद्र तट के किनारे भारत में जो समुद्र तट के किनारे नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मृदा से जो जमा कर दी जाती है नदियों द्वारा, उनसे जो मैदान निर्मित होते हैं उन्हें कहते हैं तटीय मैदान। ठीक है, जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के जमा होने से बने हैं मैदान कहाँ पर बने हैं? समुद्र तट के किनारे पर जो बने हैं उन्हें कहते हैं तटीय मैदान। तो आपको एक बार फिर से मैं बता देता हूँ डायग्राम में। ये हमारा पश्चिमी घाट था और ये हमारा पूर्वी घाट था। तो यहाँ पर से जो नदियाँ निकल रही है, जो बह रही है, तो ये समुद्र तट के किनारे यहाँ पर जो है अपना मलबा जमा कर देती हैं। तो मलबा जमा कर देने के कारण यहाँ पर जो मैदान का निर्माण हुआ है उसे बोलते हैं तटीय मैदान। ठीक इसी पश्चिमी घाट में जो मैदान है उसे कहते हैं, पश्चिमी घाट का जो मैदान है उसे बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान, और पूर्वी घाट के आगे जो मैदान है उसे बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान। तो समुद्र तल व हमारे पश्चिमी घाट तथा समुद्र तल व हमारे पूर्वी घाट के मध्य में जो मैदान स्थित है उसे बोलते हैं तटीय मैदान। इनका निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के निक्षेप से हुआ है। ठीक है, तो पश्चिमी तटीय मैदान जो है वह संकरा है और पूर्वी तटीय मैदान जो है वह है थोड़ा चौड़ा है, इसकी चौड़ाई अधिक है। इसका कारण यह है कि पश्चिम की ओर जो बहने वाली नदियां हैं वह बहुत तेज़ी से बहती हैं। तेज़ी से बहने का कारण यह है कि पश्चिमी घाट जो है वो बहुत ऊंचा है और इसका ढाल जो है पश्चिम की ओर, पश्चिमी घाट जो है इसका ढाल जो है बहुत तीव्र है। तीव्र ढलान होने के कारण यहाँ से निकलने वाली नदियाँ बहुत तेज़ी के साथ बहती है और समुद्र में मिल जाती है। तो तेज़ी के साथ बहने के कारण ये जो है अपना मलबा वह तट पर जमा नहीं कर पाती और अधिकतर जो मलबा है वो सीधे समुद्र में ले जाती है। इसके विपरीत तो इसीलिए पश्चिमी जो हमारा तटीय मैदान है उसकी जो चौड़ाई है वो कम है, क्योंकि अधिकतर मलबा तट पर जमा न होते हुए सीधा समुद्र में मिल जाता है। इसके विपरीत जो हमारा हमने पढ़ा है पूर्वी घाट जो है, पूर्वी घाट जो है कम ऊंचा है। ठीक है, कम ऊंचा होने के साथ साथ इसका ढलान भी सामान्य ढलान है, बहुत कम ढलान है। तो कम ढलान होने के कारण यहाँ से निकलकर जो नदियाँ समुद्र में मिलती है तो वह धीमी हो जाती है। उनकी गति धीमी हो जाने के कारण अधिकतर जो वो अपने साथ जो मलबा लाती है बहाकर वह तट पर ही जमा कर देती है और समुद्र में बहुत कम ले जाती है अपने साथ। तो तट पर अधिक मलबा जमा होने के कारण जो पूर्वी तटीय मैदान है उसका जो चौड़ाई है वह अधिक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? तो यही इसका कारण है कि पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है तथा पश्चिमी तटीय मैदान कम चौड़ा है। तो इस प्रकार से निक्षेप से जो निर्मित जो मैदान है वो कौन कौन से हैं मैदान हो गए हैं हमारे? पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। तो ठीक है, आगे हेडिंग डालेंगे हम पश्चिमी तटीय मैदान। तो पश्चिमी तटीय मैदान का जो विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक है, कन्याकुमारी या केप कोमोरिन। ठीक है, तो गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक है इसका विस्तार। इसकी सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ पर है? नर्मदा व ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित इसकी सर्वाधिक चौड़ाई है, बाद में सकरा हो जाता है। तो इसका नाम क्या क्या दिया गया है? अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नाम दिए गए, अलग अलग क्षेत्रों में। तो गुजरात से लेकर गोवा तक जो तट पाया जाता है उसे कहते हैं कोंकण तट। इसमें बता देता हूँ मैं आपको डायग्राम के हिसाब से, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये गुजरात हो गया हमारा, ये है गुजरात और गोवा। गुजरात और गोवा के बीच में जो तट आता है, जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसे कहते हैं कोंकण तट। और इसी प्रकार से ये गोवा से लेकर हमारे मैंगलोर तक, गोवा से मैंगलोर तक जो तट आता है कौन सा पश्चिमी तट, उसे कहते हैं कन्नड़ तट। और मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक जो तट आता है उसे कहते हैं मालाबार तट। ठीक है, मालाबार तट गुजरात से मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक है। जो यहाँ पर लिखा वही मैंने आपको डायग्राम के हिसाब से समझा दिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे पॉइंट है हमारा कि मालाबार तट पर लेगून झीलें कौन कौन सी स्थित है। मालाबार तट कहाँ है हमने पढ़ा अभी? मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक जो तट है उसे कहते हैं मालाबार तट। ठीक है, तो मालाबार तट पर कौन सी झीलें हैं? लेगून झील। लेगून झील क्या होती है? जब समुद्र का जल स्थल में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, जब समुद्र का जल स्थल में प्रवेश कर जाता है और जब वापस वो जल वापस समुद्र में चला जाता है तो उसका जो कुछ जल जो रहता है समुद्र का
वह स्थल खंड में ही जमा होकर रह जाता है, अब स्थल खंड में ही रुक जाता है। तो इस प्रकार से समुद्र का जल स्थल में रुक जाने से जो झील बनती है उसे कहते हैं लेगून झील। लेगून झील जो होती है समुद्र तल के पास या समुद्र तट के निकट लवणीय झील या खारे पानी की झील होती है। ठीक है, ये हो गया स्थल, ये हो गया समुद्र और ये हो गया हमारी लेगून झील। इस प्रकार से स्थल खंड, ये हो गया स्थल खंड हमारा, पानी अंदर घुस गया है, यहाँ पर गड्ढा बना हुआ था, मान लीजिए गड्ढा है। तो इस प्रकार से जो लेगून झील बन जाती है उसे कहते हैं लेगून झील। ये एक लवणीय झील होती है, समुद्र लवणीय झील। समुद्र का जल स्थल में घुस जाने पर जो झील बनती है उसे कहते हैं लेगून झील। तो लेगून झील कहाँ पर पाई जाती है? मालाबार तट पर, ये मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी के बीच में। तो कौन कौन सी झील है लेगून झील? केरल में वेम्बनाड झील और अष्टमुदी झील। वेम्बनाड झील और अष्टमुदी झील ये दोनों जो है लेगून झील है। कहाँ पर है? ये केरल में आती है, केरल के अंतर्गत, और ये दोनों है लेगून झील है। इन झीलों को, लेगून झीलों को केरल में क्या कहा जाता है? कयाल कहते हैं। क्वेश्चन आता है कभी कभी ये कि कयाल एक प्रकार से है, क्या है? तो आंसर आएगा लेगून झील है कयाल। ठीक है, कयाल के साथ साथ इसे केरल में अनूप भी कहते हैं। अनूप, ये भी आ सकता है कि अनूप, केरल में लेगून झीलों को क्या कहते हैं? तो अनूप। तो आगे बढ़ते हैं हम। पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट से बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? ये ज्वारनद मुख बनाती है। अभी ज्वारनद मुख क्या होता है मैं बताता हूँ, तो ये याद रखेंगे। पश्चिम में बहने वाली नदियाँ जो ज्वारनद मुख बनाती है, कौन कौन सी नदियाँ हैं? नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी। मांडवी और जुआरी तो दोनों हैं गोवा की नदियाँ हैं। शरावती ये जो है कर्नाटक की है। भरतपुजा और पेरियार नदी जो है केरल में बहती है। ठीक है, ये सारी नदियाँ जो है पश्चिम की ओर बहती हैं, पूर्व की ओर नहीं बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि पश्चिम में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है। तो ये सारी जो नदियाँ हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। अब बता देता हूँ मैं आपको कि ज्वारनद मुख क्या होता है। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि पश्चिमी घाट से जो समुद्र में मिलने वाली नदियाँ हैं, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ पश्चिमी घाट से गुजरती है, और पश्चिमी घाट का जो है ढलान बहुत तीव्र है। तीव्र ढलान होने के कारण इनकी गति बहुत अधिक होती है पश्चिमी नदियों की। तो ये अपने साथ जो मलबा है, मलबे को समुद्र तक ही ले जाते हैं, तट पर जमा नहीं करते, बहुत कम जमा करते हैं। और इसी के साथ साथ जो मलबा यह तट पर जमा करते हैं, तो ज्वार जब आता है, ज्वार भाटा हम पढ़ेंगे आगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ज्वार मतलब होता है समुद्र का पानी स्थल खंड में घुस जाना, और भाटे का मतलब होता है इसका उल्टा, समुद्र का पानी वापस समुद्र में मिल जाना, ऐसा। तो 24 घंटे के अंदर 2 बार ज्वार आता है, 2 बार भाटा आता है। 2 बार जो है समुद्र का पानी स्थल खंड में घुसता है और 2 बार जो है वापस उतर जाता है। तो इसे कहते हैं, पहले घुसने को बोलेंगे ज्वार और वापस उतरने को बोलेंगे भाटा। तो जब ज्वार आता है पश्चिमी घाट में, पश्चिमी तटीय मैदान में, तो ज्वार जो आता है, जो नदियों द्वारा जो मलबा जो जमा किया जाता है उसे अपने साथ वो भी समुद्र में ले जाता है। पहले एक तो वो जमा नहीं कर रही है गति तेज होने के कारण, और जो भी जमा करती है, जितना भी जमा करती है, वो ज्वार अपने साथ वापस समुद्र में मलबा जमा कर लेता है, समुद्र में ले जाता है। इस प्रकार से मलबा बहुत कम ही वहाँ पर एकत्र होता है। तो ज्वारनद मुख का मतलब यह हुआ, ज्वारनद मुख। इस प्रकार से हम इसको अगर तोड़ें तो बनता हमारा ज्वार प्लस नद प्लस मुख। इसका मतलब यह हुआ कि नदी का जो मुहाना है समुद्र की ओर, नदी जब समुद्र में मिलती है तो उसे बोलते हैं नदी का मुख। नदी का जो मुहाना है समुद्र में, वहाँ पर आता है ज्वार, इसे बोलते हैं ज्वारनद मुख। ज्वारनद मुख बनाती है, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एस्चुरी, एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी। ओके फ्रेंड, समझ गए। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ ज्वारनद मुख बनाती है, या फिर इसके नदी के मुख में ज्वार आते हैं, या एस्चुरी का निर्माण करती है। तो ज्वारनद मुख बनाने वाली नदियाँ जो है मलबे का जो जमाव बहुत कम करती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पश्चिमी घाट। अब पूर्वी घाट लिखेंगे हम, पूर्वी घाट हेडिंग डालेंगे, पूर्वी तटीय मैदान हेडिंग डालेंगे। थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं आपको ताकि अच्छे से दिख जाए। ओके फ्रेंड्स, तो हेडिंग डालेंगे हम पूर्वी तटीय मैदान। जैसे मैंने हेडिंग डाली वैसे ही, और जैसे आप डालते हैं वैसे ही डाल लेना। तो पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है?
ये इसमें बता देता हूँ मैं आपको। पूर्वी तटीय मैदान जो है हुगली नदी के किनारे से या हुगली नदी के तट से, यहाँ पर है पश्चिम बंगाल में बहती है हुगली नदी। हुगली नदी से लेकर कन्याकुमारी तक जो तट होता है, कौन सा तट है? यह पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान जो है बंगाल की खाड़ी, ये इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, इधर जो समुद्र है उसे कहते हैं बंगाल की खाड़ी, और पूर्वी घाट के बीच स्थित है। यहाँ पर पूर्वी घाट हो जाएगा। पूर्वी घाट हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, पिछले लेक्चर में। तो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में जो मैदान है वह पूर्वी तटीय मैदान कहलाता है। इसकी चौड़ाई अधिक है। चौड़ाई अधिक होने का कारण यह है कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ जो है वह पूर्व की ओर जो है पूर्वी घाट का जो ढाल है वह सामान्य है या कम है, उसकी ऊंचाई भी कम है, और उसका ढाल जो है, ढाल बोले तो इसका स्लोप जो है वो बहुत कम है। तो स्लोप कम हो जाने के कारण जो है यहाँ पर जो पानी जो है बहता है, पानी जो नदियों में बहता है उसकी गति भी धीरे हो जाती है, धीरे धीरे बहता है। तो गति धीरे हो जाने के कारण जो अपने साथ वो मलबा जो इकट्ठा करके ला रही थी नदियाँ, ये देखिए इसका जो ढाल है वह सामान्य है पूर्वी घाट का, और जो बहने वाला जो पानी है वह धीमे धीमे बहता है। धीमे धीमे बहने के कारण जो अपने साथ मलबा लेकर आते हैं वह तट पर धीरे धीरे जमा करने लग जाती है नदियाँ। समुद्र में न जाते हुए अगर तेज़ी से पानी गुजरेगा तो सारा का सारा जो मलबा अपने साथ लाएगी सीधा समुद्र में फेंक देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे जब चलता है पानी तो वह मलबा धीरे धीरे तट पर जमा करने लग जाती है। जो समुद्र में मिलता है उससे तट पर धीरे धीरे जमा करने लग जाती है। तो ये जैसे बह रही है नदी हमारी, ये नदी बह रही है और ये हमारा समुद्र है, ठीक है। ये नदी बह रही है, धीमे धीमे बह रही है। तो अब ये जो मलबा जमा करना शुरू कर देगी। स्टार्टिंग में थोड़ा कम करती है, फिर धीरे धीरे उसकी गति और कम होने लगती है। गति कम होने के साथ साथ इसका जो मलबा इकट्ठा करने का जो दर होती है वह बढ़ जाती है, ज़्यादा मलबा इकट्ठा करने लग जाती है। तो ये जो मलबा जो इकट्ठा करती है समुद्र तट के पास, इसका जो आकार होती है वो त्रिभुजाकार होती है, डेल्टा के रूप में होती है। जैसे मैंने ये बना दिया है डेल्टा, त्रिभुजाकार आकृति को डेल्टा भी बोलते हैं लैटिन भाषा में, ठीक है। तो ये हो गया डेल्टा। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो साइंस के स्टूडेंट हैं उन्हें पढ़ा होगा। तो नदियाँ जब समुद्र तट पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ जो है वो जब समुद्र में मिलती है तो पश्चिमी घाट का जो ढाल है वह सामान्य ढाल है। सामान्य ढाल होने के कारण जो है इनकी गति धीरे हो जाती है। धीरे गति होने के कारण ये मलबा अधिक जमा करने लग जाती है, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है, डेल्टा के रूप में होती है। इसलिए इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? डेल्टा। और यही बोलते हैं कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है, इसको डेल्टा बोलते हैं। तो यह डेल्टा जो है वह अपने साथ बहाकर लाया गया निक्षेप है, डेल्टा के रूप में जमा करती है, ठीक है। ये समझ में आ गया कि डेल्टा का निर्माण क्या होता है? डेल्टा यही होता है, निक्षेप जो जमा करती है उसे बोलते हैं डेल्टा। तो इसी प्रकार से जो डेल्टा का निर्माण करती है तो निक्षेप अधिक हो रहा है, तो पूर्वी तटीय मैदान जो है उसकी चौड़ाई अधिक होगी। पूर्वी तटीय मैदान कहाँ से कहाँ तक है? यह हुगली नदी के किनारे से लेकर कन्याकुमारी तक है। तो हमारा जो इसका अलग अलग नाम से भी पहचानते हैं पूर्वी तटीय मैदान को। इसको उड़ीसा में उत्कल तट के नाम से जाना जाता है, उत्कल तट, ठीक है। उड़ीसा से आगे बढ़ते हैं हम, तो ये हमारी गोदावरी नदी का मुहाना है और ये हमारी कृष्णा नदी का मुहाना। आगे पढ़ेंगे हम कहाँ से निकलती है गोदावरी, कहाँ मिलती है। तो गोदावरी और कृष्णा दोनों पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, और इन दोनों का जो मुहाना है, इन दोनों के बीच में जो तट आता पाया जाता है उसे कहते हैं उत्तरी सरकार। तो फ्रेंड्स, ये गोदावरी नदी का मुहाना और कृष्णा नदी का मुहाना जो है आंध्र प्रदेश में आता है। तो इन दोनों के मुहाने के बीच में जो पूर्वी तटीय मैदान पाया जाता है उसे कहते हैं उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार कहाँ पर बोलेंगे? आंध्र प्रदेश में, क्योंकि दोनों नदियों का मुहाना जो है वह आंध्र प्रदेश में आता है। फिर आंध्र प्रदेश से आगे चलकर इसे यहाँ पर तमिलनाडु आ जाता है हमारा, और तमिलनाडु में पूर्वी तटीय मैदान को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। ये इंपॉर्टेंट है कि कोरोमंडल तट कहाँ पर पाया जाता है, तो आंसर आएगा तमिलनाडु में, ठीक है। तो जो मैंने समझाया वही यहाँ पर लिखा गया है मैंने, कि अधिक चौड़ा है यह, और यहाँ की नदियाँ जो डेल्टा का निर्माण करती है। क्यों निर्माण करती है? मैंने बता दिया कि सामान्य ढाल है। सामान्य ढाल होने के कारण नदियाँ
धीमी बहती है। धीमे बहने के कारण वो अपने साथ बहाकर जो अवसाद लाती है उसे जमा कर देती तट पर, तो जो डेल्टा के आकार का होता है। उड़ीसा में इसे उत्कल तट कहते हैं। गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच उत्तरी सरकार, और तमिलनाडु में कोरोमंडल तट कहते हैं। यहाँ पर भी लेगून झील पाई जाती है। लेगून झील क्या होती है? वही जब समुद्र का पानी स्थल खंड में घुस जाता है और जो झील का निर्माण करता है उसे बोलते हैं लेगून झील। कौन कौन सी लेगून झील है? चिल्का झील है, कहाँ पर है? उड़ीसा में है। पुलिकट झील जो है कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में भी कहाँ पर है? श्री हरिकोटा जो द्वीप है वो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है, वहीं पर पुलिकट झील पाई जाती है। कावेरी नदी घाटी को धान की खेती के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध माना गया है। कावेरी नदी जो बहती है तमिलनाडु में बहती है और उसकी जो घाटी वहाँ पर धान की खेती होती है। यह उपजाऊ भूमि है, अधिक उपजाऊ है। पश्चिमी मैदान के मुकाबले पूर्वी घाट जो अधिक उपजाऊ है, इसलिए यहाँ पर धान की खेती की जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और अभी तक आप जो करते आ रहे हो ये नहीं करना कि ये पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान को छोड़ देना है या फिर नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ ही जाते हैं कभी कभी क्या अधिकतर आ ही जाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं, बाय। ओके, टेक केयर।